देश में इराक के आतंकी संगठन ISIS के बढ़ते दखल ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ताजा खुलासा ये है, ISIS का सबसे कामयाब ट्विटर अकाउंट @शामी विटनेस को बेंगलोर से चलाया जा रहा था, जो किसी मेहंदी नाम के शख्स के नाम पर था। साइबर और बेंगलोर पुलिस ट्विटर के तार खंगालने में जुट गई है। मुश्किल ये है कि मीडिया को इसकी भनक लगने के बाद ट्विटर अकाउंट बंद हो गया है। ब्रिटिश न्यूज चैनल 4 ने दावा किया है कि @शामी विटनेस ट्विटर चलाने वाले शख्स से उसकी बात भी हुई। मेहंदी नाम वाले शख्स का ये ट्विटर अकाउंट पिछले साल एक्टिव हुआ था और उसके बाद से लगातार इस पर ISIS के फोटो वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। माना जा रहा है कि अकाउंट ISIS के समर्थकों और भर्ती की जानकारी के लिए एक बड़ा जरिया था। संसद पर आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। सुरक्षा को लेकर राजधानी दिल्ली में खास एहतियात बरते जा रहे हैं। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने संसद पर हमला किया था। करीब 45 मिनट तक चली मुठभेड़ में सभी आतंकी मार गिराए गए थे, जिनमें 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जबकि 16 गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। जम्मू कश्मीर में 5वें दौर के लिए बीजेपी ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। कठुआ और राजौरी में प्रधानमंत्री की रैली है। पीएम की पहली रैली सुबह 11:30 बजे जम्मू के कठुआ और दोपहर 1 बजे के आसपास राजौरी में है। एजेंडा आज तक के महामंच पर शुक्रवार को कई दिग्गज पधारे। बीजेपी के मुखिया अमित शाह ने इस मंच से उन लोगों को चुनौती दी जो धर्मांतरण को लेकर संसद में हंगामा मचा रहे हैं। अमित शाह ने एजेंडा आज तक के मंच पर दावा किया कि विपक्ष धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाने के सरकार के प्रयास का समर्थन नहीं करेगा। कल वेंकैया नायडू जी ने संसद के अंदर एक बयान दिया है कि सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाना चाहिए देश में, और मैं अपील करता हूं सभी पार्टी जरा आगे आए और कन्वर्जन के खिलाफ कानून संसद में लाए। कोई नहीं आएगा जी। एजेंडा आज तक में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने वाले आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और जेडीयू के शरद यादव भी पधारे। दोनों नेताओं ने धर्म परिवर्तन रोकने के अमित शाह के कानून वाले दावे की हवा निकाल दी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि कौन किस धर्म को मानेगा, इसे कानून बनाकर नहीं रोका जा सकता, जबकि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का कहना है कि मोदी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। 26-26.5 लाख करोड़ रुपया लावेंगे, 1 महीना में लावेंगे, देश का कर्जा उतार देंगे। कर्जा ही नहीं उतारेंगे, प्रत्येक भारतीय के खाता में 15 लाख रुपया जमा करेंगे। बाहर रख के गाली देना सरकार को बड़ा आनंद आता है, और जब सरकार में आ गए हैं तो पसीना चू रहा है। तो अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? देश के वित्त मंत्री और बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने विपक्ष के मोदी पर एकला चलो रे के आरोपों का जवाब दिया। जेटली ने कहा कि मनमोहन सिंह भले ही 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनमें फैसले लेने की क्षमता नहीं थी। मनमोहन सिंह के इसी रवैये की वजह से लोगों ने मोदी में भरोसा दिखाया। लोगों को मोदी को देखकर लगा कि ये शख्स अपने दमखम पर फैसला ले सकता है। मैं मानता हूं कि जो लीडरशिप का और नेतृत्व का इस देश को अभाव था, और जो मैंडेट श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसमें डिसाइसिवनेस और लीडरशिप एक क्रूशियल फैक्टर था। एजेंडा आज तक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा लीकेज रक्षा मंत्रालय से होती है और वो उन लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने रक्षा सौदों में दलाली कर अपनी कोठियां खड़ी कर ली। पर्रिकर ने कहा कि इस पर मंत्रालय नई पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं
कि जो डिफेंस में एजेंट बन के उन्होंने अच्छी अच्छी कोटियां बनाई। हमारी पॉलिसी हो रही है, गिव मी सम टाइम बिकॉज पार्लियामेंट इज टेकिंग लॉट ऑफ माय टाइम। आफ्टर पार्लियामेंट वी विल गेट बैक ऑन दिस, where there should be very clear agreement deposited with the defense ministry in advance. शारदा चिटफंड मामले में अब कानून के हाथ मंत्रियों के गिरबान तक भी पहुंच गए हैं। इस घोटाले की गाज सांसदों के बाद अब मंत्री पर भी गिरी है। सीबीआई ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मित्रा की गिरफ्तारी पर ममता दीदी भड़क गई है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा है कि मित्रा की गिरफ्तारी गलत और असंवैधानिक है। मित्रा को इस मामले में 18 नवंबर को भी समन भेजा गया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो पेश नहीं हुए थे। It's a dangerous trend for to destroy the democratic situation, democratic fabrication, democratic foundation. Even BJP is trying to impose and bulldoze the democratic institution. रायपुर में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के मुखिया अमित शाह ने फिर दोहराया है कि पार्टी का सिर्फ एक ही चेहरा और नेता है, और वो है नरेंद्र मोदी। शाह ने एकला चलो रे की नीति पर कांग्रेस के आरोपों को बेतुका करार दिया। अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2015 तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी। 10 करोड़ सदस्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्यांक रखा है। आज हम लगभग 1 करोड़ 40 लाख सदस्य क्रॉस कर गए हैं। मुझे भरोसा है कि 31 मार्च तक हम 10 करोड़ के लक्ष्यांक को पार कर लेंगे और साथ अर्थ में हमने जिन अच्छे दिनों का वायदा किया था वो अच्छे दिन अब आने लगे हैं। दिल्ली में बीजेपी वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमा रही है। अब पार्टी मंदिरों में जाकर अपनी राजनीति की दुकान लगाएगी। इसके लिए बाकायदा कुछ मंदिरों का चुनाव किया गया है, जहां पर जाकर कार्यकर्ता वोटरों को लुभाएंगे। दिल्ली बीजेपी ने राजधानी के उन 1400 मंदिरों की पहचान की है, जहां पार्टी की महिला विंग से जुड़ी सदस्य जाकर लोगों से मोदी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। आम आदमी पार्टी अपना खजाना भरने के लिए अब शगुन नाम का कैंपेन चलाएगी। पहले पार्टी ने लजीज दस्तरखान बिछाया, पार्टी के मुखिया विदेशों में चंदे की रसीद काटाए। पार्टी की दिल्ली इकाई ने सोशल मीडिया के जरिए चंदा जमा करने की कोशिश की। अब पार्टी का ट्रेडर विंग शगुन के जरिए पार्टी व्यापारियों से पार्टी के लिए शगुन कलेक्ट करेगी। ट्रेडर विंग दिल्ली के व्यापारियों से मोबाइल ऐप के जरिए शगुन लेंगे, जो 251 रुपए से लेकर 21,000 तक होगा। दिल्ली में बीजेपी का मैराथन चुनाव प्रचार जारी है। पार्टी अपने सांसदों को रैलियों और नुक्कड़ सभाओं में झोंक रही है। कल्याणपुरी इलाके में बीजेपी की एक नुक्कड़ सभा में राजस्थान के सांसद निहाल चंद मेघवाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मेघवाल ने भाषा की लक्ष्मण रेखा लांघते हुए केजरीवाल पर मुहावरा भी बोला। दिल्ली के लोगों के साथ में जिस तरीके से धोखा किया, वो धोखा सहन करने लायक नहीं है। किसी कवि ने कहा था कि जो तो कटा भाई तो ही वही भाला, वो भी तो जो तो कटा भाई वही भाला, वो क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। झारखंड में 14 को चौथे दौर का मतदान है। इस बार 15 में से कई सीटें कोयलांचल की हैं। माफियाओं और दबंगों के इस इलाके में प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक चुनौती होगी। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि मतदान की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 14 तारीख को चुनाव संपन्न होना है, उसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई, सभी चीज स्मूथ चल रही है। कैलाश सत्यार्थी को नहीं जानने वाले मंत्रियों ने अपनी जगहसाई से बचने के लिए ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया है। आदिवासी कल्याण मंत्री ज्ञान सिंह ने कहा है कि मीडिया ने सवाल पूछने में ही गलती की। वो कैलाश सत्यार्थी और उनके काम को अच्छे से जानते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा परिसर में जब पत्रकारों ने कुछ मंत्री विधायकों से कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिलने के बारे में पूछा, तो उन्होंने प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बधाई दी थी। राजस्थान की वसुंधरा सरकार को आज 1 साल हो गया। सत्ता की पहली सालगिरह का जश्न मनाने के लिए जयपुर में जोरदार तैयारी चल रही है। दिन में विधानसभा के बाहर रैली होगी और 1 साल के कामकाज की प्रदर्शनी लगाकर ब्यौरा दिया जाएगा।
और फिर शाम को अल्बर्ट हॉल में रंगारंग कार्यक्रम होगा। इस मौके को और खास बनाने के लिए करीब 350 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर से मुकदमे हटाकर उन्हें सरकार की तरफ से तोहफा दिया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस सूबे भर में प्रदर्शन कर काला दिवस मनाएगी। अमृतसर में नेत्र शिविर में अपनी आंखें गंवाने वालों का हाल जानने पहुंचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। मुख्यमंत्री ने नेत्रहीन हुए लोगों को पेंशन दिए जाने का ऐलान किया। इन लोगों को 2 से 3 हजार रुपए हर महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से वसीयत को लेकर ठाकरे बंधुओं की चल रही कानूनी लड़ाई को खत्म करने की कोशिश अब खुद अदालत ही कर रही है। इसी सिलसिले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव और उनके भाई जयदेव को मामले में समझौता करने का सुझाव दिया है। शुक्रवार को शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे की वसीयत की सुनवाई दिन भर चली। उत्तर भारत में आ गई सर्दी। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश के साथ पारा और लुढ़क सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश से ठंड पैर पसार सकती है। नासिक जिले में बिन मौसम बरसात ने फलों की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश और ओलों की बरसात ने अंगूर, अनार, पपीते, चीकू की फसल के साथ प्याज और सब्जी की खेती को भी बर्बाद कर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठंड से लोग ठिठुरने लगे हैं। दिसंबर के मध्य में सर्दी ने दस्तक दे दी है। तापमान में 5 से लेकर 10 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सर्दी से लोगों को बचाने के लिए रेड क्रॉस भी आगे आया है और जनता से कपड़े दान करने की अपील की है। देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों से छुड़ाई गई 26 बच्चियों को रांची लाया गया। गरीबी की शिकार इन बच्चियों को झारखंड के अलग अलग जिलों से पैसों का लालच देकर दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया था। अपने चेहरे पर दिल्ली का खौफ लिए लौटी लड़कियों को एक एनजीओ ने दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस के सहयोग से बचाया है। झारखंड के लोहरदग्गा में नक्सलियों ने बॉक्साइट माइंस के 18 ट्रकों और 5 मशीनों को फूंक दिया। वारदात की वजह कंपनियों का नक्सलियों को लेवी नहीं दिया जाना था। पुलिस और प्रशासन के लिए सख्ते में डालने वाली बात यह है कि नक्सलियों के जत्थे में बाल नक्सली दल भी था, जिसने इस घटना को अंजाम दिया और उनकी तादाद 50 से 60 के बीच थी। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में मोबाइल लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज परिसर के अंदर छात्रों के मोबाइल लाने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को कॉलेज प्रशासन ने कई छात्रों के मोबाइल जब्त कर लिए। कॉलेज प्रशासन के इस फैसले का छात्रों ने पुरजोर विरोध किया। अलीगढ़ में अतिक्रमण की कार्रवाई करने वाले एसडीएम को वहां के विधायक ने खरी खोटी सुनाई। दरअसल एसडीएम सैकड़ों गैरकानूनी दुकानों पर बुलडोजर चलवा रहे थे। विधायक हाजी जमीरुल्लाह उनके दफ्तर पहुंच गए और उनसे जवाब तलब की। विधायक ने पूछा कि किसके आदेश से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के गांवों में पानी की वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बीमारी से हुई कई मौतों के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने यूपी सरकार ने माना है कि इन गांवों में पानी पीने लायक नहीं। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई के बाद यूपी सरकार, यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करके 15 दिसंबर तक जवाब मांगा था। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए जारी किए गए 181 हेल्पलाइन की हालत खुद खस्ता है। यहाँ काम करने वाली महिलाओं को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। अब ये महिलाएं जापानी स्टाइल में हड़ताल करने की चेतावनी दे रही हैं। इन महिलाओं को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। ऐसे में इन महिलाओं ने कहा है कि अगर उन्हें वेतन नहीं मिला तो काम करके ही विरोध प्रदर्शन करेगी। हालांकि मुख्य सचिव ने कहा है कि समस्या का जल्द हल निकाल लिया जाएगा। गुजरात की महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को सरकारी स्कूलों में शौचालयों की स्थिति का जायजा लेने खुद निकल पड़ी। मुख्यमंत्री साहिबा ने खुद बाथरूम में जाकर वहां की साफ सफाई और रख रखाव को देखा। जहां गंदगी और टॉयलेट की हालत खराब दिखी, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और स्कूल प्रशासन की जमकर क्लास ली। दिल्ली में एक एटीएम के अंदर 3 घंटे तक एक शख्स बंद रहा। हैरानी की बात यह है कि शख्स खाना खाने के लिए पैसा निकालने एटीएम में घुसा और उसका दरवाजा लॉक हो गया। पैसे भी नहीं निकले और वो अंदर भी फंस गया। घंटों तक बैंक को फोन घुमाया लेकिन कोई नहीं आया। आखिर में पुलिस ने शीशा तोड़कर बेहाल शख्स को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ में जुटे हैं देश भर के साहित्यकार। देश के कला साहित्य से लेकर राजनीति में बदलाव और भविष्य के भारत के बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं। रायपुर साहित्य महोत्सव का आगाज मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साहित्य हर दौर में प्रासंगिक रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में नए सेरेमोनियल हॉल का उद्घाटन किया।
मुजफ्फरनगर में एक जेल के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मथुरा के रहने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल चुन्नीलाल अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। तभी जेल से कुछ ही दूरी पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर चुन्नीलाल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस हमलावर की तलाश में है। यूपी के देवरिया में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 युवकों को प्यार करने की सजा दर्दनाक मौत के रूप में मिली है।